किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और एक बार फिर से आपके लिए हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम आपके बीच में। जी हाँ, मैं हूं विपिन यादव। आप जानते हैं हर दिन हम नए नए विषयों पर बात करते हैं और ऐसे विषय जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा तरक्की दिलाएं। जी हाँ, आज विशेष कार्यक्रम मैंने आपको बताया, विशेष तो है ही, जैसे कि आप जानते हैं आज लाइव प्रोग्राम है और लाइव में आपके सवाल हम लोग लेते हैं। आप जो भी सवाल पूछते हैं विषय से संबंधित वो हम यहाँ पर लेते हैं और हमारे विशेषज्ञ से उनको हम सवाल का जवाब ढूंढवाते हैं। वैसे आज हम बात करने वाले हैं विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम में। जी हाँ, तो आज हमारा विषय यही है और हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AB सिंह, जो कि निदेशक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नबीबाग भोपाल से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा कि अब आपने जाना दर्शकों कि हम आज जो कि विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम जो है कर रहे हैं और ऐसे में विशेष क्या क्या चीज़ें हैं इन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जो सवाल आता है सर वो ये है कि जो दिवस हम मना रहे हैं विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस का जो हम मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है ये? किसान भाइयों, आप सबको मेरा पुनः नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये पूरा भारत देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम लोग विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं। जी, मना रहे हैं जिसका एक उद्देश्य होता है कि हमारी आज की मिट्टियों में ढेर सारे पोषक तत्वों की कमियां हो रही हैं और उसका सीधा हमारा ये देखने में मिल रहा है उत्पादन के साथ साथ मृदा मानव स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है और जिसके लिए हम पूरे देश में क्या पूरे विश्व में आज ये जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है मृदा दिवस के विश्व मृदा दिवस, इसका एक ही मकसद है कि किस तरह से हम किसानों में आज आम जनता में विद्यार्थियों में ये जागरूकता लाई जाए कि मृदा स्वास्थ्य अगर है तो उसका उत्पादन पे भी अच्छा असर पड़ता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। बिल्कुल। तो उद्देश्य की हम बात कर रहे थे, क्यों हमें मनाया जाता है ये हमने जाना। सर, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जब हम विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इसका हर वर्ष हम देखते हैं एक स्लोगन होता है, एक थीम होती है। क्या इस वर्ष भी कोई थीम है या फिर वो क्या है थीम जो? देखिए किसान भाइयों, हर वर्ष का थीम अलग अलग होता है। इस बार का थीम जो हमारे यहाँ रखा गया है, ये रखा गया है कि सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, मतलब मिट्टी जहाँ से हम लोग भोजन उत्पादन करते हैं या मिलता है, इसका ऐसे समझ सकते हैं। और मिट्टी एक ऐसा आधार है जहाँ पे भोजन के साथ साथ पूरे जीव जंतुओं का एक आधार कहा जा सकता है और इसीलिए ये थीम रखा गया है पूरे विश्व में और इसको खासकर हमारे भारत देश में हर KBK में हर जगह पे मनाया जा रहा है। ओके, मतलब ये जो थीम है इस थीम पे हम लोग मना रहे हैं जैसे कि आपने बताया, और ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इस थीम के अनुरूप ही हम लोग सब जो है इस दिवस को मनाएंगे और इस पे कार्य भी करेंगे। सर, दो प्रश्नों का हमने यहाँ पर आपसे जवाब ढूंढा है। एक तो ये कि उद्देश्य क्या है और दूसरा थीम क्या है। सर, एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, वैसे आपने उद्देश्य बताया लेकिन ये भी सवाल ज़रूरी है कि मनाना क्यों चाहिए हमें, ये मतलब क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें ये स्वास्थ्य दिवस जो है मनाना पड़ रहा है? देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों का भी ये मन में भ्रम पैदा हो गया है कि रासायनिक खाद के हम प्रयोग लगातार करते हैं तो उसका उत्पादन पे भी असर पड़ रहा है। उनकी धीरे धीरे खाद ज़्यादा डाल रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और उनके उत्पादन भी कम हो रहा है। इसी कारण इसी को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है, प्रदेश सरकार है, बार बार इन चीज़ों को प्रयोग कर रही है कि मृदा स्वास्थ्य को सुधार कैसे किया जाए और मृदा स्वास्थ्य सुधार करने के लिए हमको क्या क्या तरीक़ों को अपनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन चीज़ों को हम किसानों के बीच जा कर के जागरूक कर रहे हैं कि किसान भाइयों कैसे मृदा को स्वस्थ रखें। अगर मृदा स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है, ये भावना हम उनको जाके बताते हैं। बिल्कुल, अगर मृदा स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं, हमारे किसान भाई स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, एक और चीज़ है, पर्यावरण को अगर हम देखें, क्योंकि मृदा का सीधा संबंध पर्यावरण से होता है, तो क्या पर्यावरण में कोई विशेष होता है मिट्टी का महत्व? देखिए किसान भाइयों, आप सभी देखते होंगे कई प्रदेशों में
कि जहाँ पे फसल अवशेष है, जैसे जिसको पराली रूप में कहते हैं, गेहूं धान की जहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जला रहे हैं, उससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। और आपने देखा होगा रासायनिक खेती जो करते हैं उसमें ढेर सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं जहाँ पे हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ हमारे ढेर सारे ऐसे जीव बैक्टीरिया जो भी हैं, जैसे आप एक केचुआ का उदाहरण ले लीजिए, आज उन्हीं सब प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में एक भी केचुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका सीधा चाहे वातावरण से जो अगर संबंध करिए तो हमारा किसी न किसी रूप में नुकसान हो रहा है और जो हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है इन चीज़ों से। बिल्कुल, तो सीधा संबंध पर्यावरण से है और आपका पराली जलाने का कितना बड़ा नुकसान है ये सर ने आपको बताया। सर, पर्यावरण में और क्या क्या ऐसा विशेषता है जो कि मृदा से सीधे संबंध है पराली जलाने के अलावा हमारे किसान भाइयों का? देखिए, अगर हम पर्यावरण को बचाना है तो आपको मैं किसान भाइयों एक ही बताना चाहेंगे जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको कह रही है। मोदी जी का आप लोगों ने सुना होगा, आप प्रदेश के मुखिया चीफ मिनिस्टर का भी आपने सुना है कि अगर मृदा को स्वस्थ बनाना है तो हमको कुछ ऐसी खेती की तकनीकों को अपनाना है जहाँ पे नेचर अनुकूल खेती की जाए और जिसको हम यहाँ पे बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे प्राकृतिक खेती होती है, जैविक खेती है, उन खेतियों को तरीकों को अपनाना है जिससे हमारा मृदा भी स्वस्थ होगा और उसमें उगने वाला उत्पाद भी अच्छा होगा और उसको खाने वाले मानव भी अच्छे स्वस्थ होंगे। निश्चित रूप से, बिल्कुल, अगर आपकी मृदा स्वस्थ रहेगी, बात वहीं आ गई, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और उस मृदा जब स्वस्थ रहेगी तो उससे जो उपजने वाली उत्पादन रहेगा वो भी जो है स्वस्थ रहेगा। सर, हम स्वस्थ उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो क्या रासायनिक विधि से जो हम लोग ज़्यादा खाद डालते हैं या फिर हम लोग कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध हम बोल सकते हैं इसको, तो इससे भी पर्यावरण और मिट्टी पे दुष्परिणाम पड़ते हैं? देखिए किसान भाइयों, आपको एक बात यहाँ जानना जरूरी है कि हमारे पौधों को 17 पोषक तत्व चाहिए जी। ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और रसायन में आप लोग 3-4 देते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे पौधों को 17 चाहिए और आप 3-4 दे रहे हैं तो किसी न किसी रूप में हमारी मिट्टी में कमी होगी और वो मिट्टी में जब कमी होगी तो पौधे में कमी आएगी और पौधे में कमी होगी तो आपको जो खाते हैं उस शरीर के अंदर कमियां होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं किसान भाइयों को कि आप कम एरिया में, कम क्षेत्र में आप कुछ न कुछ ऐसी प्रकृति अनुकूल खेती करें जहाँ पे हमारा किसान भाई अच्छा उत्पादन भी ले सकता है और लागत भी कम कर सकता है और उसको फ़ायदे भी ज़्यादा होगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा मेंटेन रहेगा। जो भी चीज़ें वो खाएगा उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। सर, क्रियाओं की बात कर रहे हैं आप कि कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए खेती में जिससे कि उनको लाभ भी ज़्यादा हो, लागत कम लगे। तो सर, संक्षिप्त में जानना चाहूँगा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं सर वो? देखिए किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि अभी आपने सुना भी होगा प्राकृतिक खेती, जिसको प्रकृति अनुकूल मतलब खेती बोलते हैं। दूसरी है जैविक खेती। दो एक खेती के तरीके ऐसे हैं जिसमें किसानों को हमको ज़्यादा रसायन प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना इसको रसायन विहीन खेती भी कर सकते हैं। और हमारा किसान भाई रासायन खेती में ज़्यादा यूरिया, DAP, SSP के पीछे भागता है और वो उसकी लागत भी बढ़ती जाती है और इसमें हमारा किसान भाई का फ़ायदा भी कम होता है। इसीलिए हम लोग बार बार किसानों को कहते हैं कि अगर किसी किसान भाई के पास मान लो 10 एकड़ ज़मीन है तो मैं उस किसान भाई को यही बोलता हूँ कि आधे एकड़, 1 एकड़ से जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करें और उस खेती के करके उसका अनुभव ले तो हमारा किसान को ये खुद एहसास होगा कि हमारे जो उत्पादन होगा उसमें कितना लागत हो रही है और उस उत्पाद को खाने में कितना स्वादिष्ट और कितना पोषक तत्वों से भरपूर होगा, उसका एहसास हमारा किसान भाई खुद कर सकता है। इसलिए मैं किसान भाइयों से हमेशा अनुरोध करना चाहूँगा कि वो किसी न किसी रूप में थोड़ा जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जरूर करें। अच्छा, तो बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैविक और प्राकृतिक किस तरीके से करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर, इस पे भी हम और विस्तार पूर्वक बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो कि आपका एक संस्थान है और हम जानते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में एक है संस्थान है ऐसा जो कि मृदा पे सतत ऐसे प्रयोग करते रहता है, सतत ऐसे किसान भाइयों के लिए चीज़ें लेकर आता है जो कि बहुत ही मददगार होती हैं। और आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे सर, क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे काम करते हैं? तो देखिए, मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहेंगे
कि जैसे हम लोगों ने कहा कि आपको मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए, मिट्टी के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए समय समय पे मिट्टी परीक्षण करा के सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हम कहेंगे कि आपको बनाना चाहिए। क्या होता है कि हमारा किसान भाई केवल वो खाद डाल के फसल उगाना, उसको कटाई यहीं तक ज्ञान रखता है, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं होता है कि हमारे फसलों में या मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमियां हो रही है और कैसे कैसे उन चीज़ों का निराकरण करें तो हमारी जो है संतुलित उर्वरक प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले, और जहाँ पे जिन पोषक खादों की अगर ज़रूरत नहीं है उस खाद को डालना बंद करें, और जिन खादों की हमारे पौधों में ज़रूरत है मिट्टी में उन खादों को डाला जाए, जिससे हमारे उत्पादन के साथ साथ जो अन्न उत्पादन होता है या सब्जी उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता में भी अंतर होता है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी पाई जाती है। किसान भाइयों, हमारे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में इसके अलावा जैसे हम लोग तरह तरह की कंपोस्ट खाद जो आप लोग फसल अवशेष को जला दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, उसकी भी तकनीक हमारे संस्थान द्वारा बनाई गई है कि किस तरह से बर्मी कंपोस्ट बनाइए, किस तरह से फास्फो कंपोस्ट बनाइए, किस तरह से फास्फो सल्फो नाइट्रो कंपोस्ट डालिए, और किस तरह से इन खादों को डाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं, और कैसे आप उन चीज़ों को अपने लागत में भी कम कर सकते हैं जहाँ पे आप रासायनिक खादों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक जो है संरक्षित खेती का भी कई बार हम लोग जो शोध काम किए हैं कि जिसमें ये कहते हैं कि कम जुताई में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे है, उत्पादन कैसे हो, जिसमें लागत हमारी कम हो। इस तरह की तकनीकों को हम लोग समय समय पे वहाँ विकसित किए हुए, और जो किसानों हमारे यहाँ कई बार किसान आके भ्रमण करके उसका पूरा ज्ञान लेते हैं। बिल्कुल पूरा ज्ञान लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इतनी सारी चीज़ें सर मैं मतलब सुन के बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। सर जागरूकता की बात करें, सर जागरूकता और कैसे हम ला सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए किसान भाइयों, एक तो आप सबको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान एक जो है संस्थान पूरे देश में है। यहाँ पे हम देश भर की पूरी तरह के जो अपने केंद्र के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे कई पूरे देश में हैं, जहाँ के सभी मतलब राज्यों की मिट्टियों को हम लोग ला करके यहाँ पे परीक्षण करते हैं और ये अनुभव करते हैं कि उस मिट्टी में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की अधिकता है, कैसे मिट्टी में अगर कमियां हैं तो उनका सुधार कैसे की जाए, कहाँ की मिट्टियों में क्या कौन कौन से पोषक तत्वों की कमियां है, उसकी पूरी जानकारी हम लोग तैयार करते हैं। उसको मैप के माध्यम से लोगों में जागरूक किया जाता है कि आपको कौन से पोषक तत्व किस समय डालना चाहिए। ये सब पूरी जानकारी हम लोग जो है जो एक मतलब पब्लिकेशन जो होता है बुक के माध्यम से, फोल्डर के माध्यम से, लीफलेट के माध्यम से पूरे देश में ये जानकारियाँ दी जाती हैं। और समय समय पे हम लोग किसान मेला हुआ, भ्रमण हुआ किसानों का, इस तरह से भी उनको प्रशिक्षण के माध्यम से समय समय पे जानकारियाँ दी जाती हैं कि कैसे मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए क्या क्या पोषक तत्वों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो कहा मैं ये भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान से होते हैं और इतनी सारी लिस्ट लगी हुई है कि मतलब काम बहुत सारे होते हैं, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और सर ये तो हमने बात की आपके संस्थान की, आपने बीच में जिक्र किया था सॉइल हेल्थ कार्ड का, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे विषय को और भी विस्तार से, आप बने रहिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी
10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसे कि आप जानते हैं आज 5 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य मृदा दिवस हम मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आज हम चर्चा कर रहे हैं विशेष कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य दिवस पर। विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.वी. सिंह जो कि निदेशक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल से, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर। हम ब्रेक से पहले बहुत सारी बातों के बारे में हमने जाना, कैसे हम हमारा जो संस्थान है वो कार्य करता है और कैसे हम इस दिवस को मना रहे हैं, महत्वता क्या है, तमाम चीज़ें हमने जानी। सर ब्रेक से पहले आपने एक जिक्र किया था सॉइल हेल्थ कार्ड का। मैं जानना चाहूँगा सर इसकी महत्वता क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है इससे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। देखिए किसान भाइयों, हमारे देश में आज जो है करीब 28 करोड़ जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है जी। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में हम लोगों ने एक मृदा परीक्षक एक किट बनाया है, जिसमें उस किट के माध्यम से करीब 14% जो है जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इस किट के माध्यम से बनाया गया है। और ये किट जो है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में बनाया है, जो कि हर ग्राम पंचायत में जिला स्तर पे इसको हम लोग जो है दिए हुए हैं, मतलब कंपनी के माध्यम से गया हुआ है। और उसमें ये परीक्षण जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड का मेन मकसद होता है कि हमारी मिट्टी में जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों की टेस्ट के माध्यम से ये जानकारी ली जाती है कि कौन कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी मिट्टी के लिए आवश्यक हैं और उनका क्या स्तर होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड में कहीं पे जहाँ पे अधिकतम निकाला गया है, मध्यम निकाला गया है, न्यूनतम, और उसको ये माध्यम से हम किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसान कोई पोषक तत्व अधिकतम है, इसके मतलब उस पोषक तत्व को आपको कम करना है, और कम कितना करना है, करीब 25% ये रिकमेंडेशन देते हैं। इसी तरह से अगर मध्यम है तो किसानों को हम लोग ये समझाते हैं कि भैया पोषक तत्व जो आपका मध्यम उसको आपको न कम करना है न ज़्यादा करना है। अगर निम्न है तो ये बोलते हैं कि आप जो पोषक तत्व आपका निम्न शो कर रहा है उसको 25% और बढ़ाइए, तब आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वता क्या है इसके बारे में हमने जानी। सर छोटी सी जानकारी हम ये भी जान लेते हैं कि जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या मिट्टी कलेक्शन कैसे करते हैं, ये भी छोटी सी जानकारी हम जान लेते हैं सर। देखिए किसान भाइयों, हम लोग कहते हैं कि जो भी किसान भाई हमारा मिट्टी परीक्षण अगर कराना चाहता है तो आपने देखा होगा कि रबी की फसल जब कटती है, आपने देखा होगा मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट तक फसलें हमारी कट जाती हैं, तो गर्मी के सीजन में हम किसानों को कहते हैं अपने खेत में जो भी अपना उनका खेत अगर समतल है तो उसके जिग जैक में वो 4-5 जगह अपना मार्किंग करके और उसको जो है 1 फीट मतलब 0 to 6 इंच गहराई पे, मतलब आधा फीट की उसमें जाके एक बी आकार का या स्क्वायर मतलब उसमें करके एक गड्ढा बना लें, और उस मिट्टी को ऊपर की सतह जो भी खरपतवार ये सब है उसको हटा करके अगर उस मिट्टी को आप ले आकर के आप अपने नज़दीक के जो कृषि विज्ञान मतलब कृषि संस्थान होते हैं उनमें ले जाकर अगर इसका टेस्ट कराएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है या कौन कौन से पोषक तत्व की कमियां है जिनको हमको फिर से बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये हमने जाना कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, महत्वता क्या है, और उसका प्रारंभिक अवस्था में जो मिट्टी कलेक्शन होता है वो कैसे करना है। सर ने उसकी संक्षिप्त में जानकारी दी है। सर एक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न उठता है, हमारे किसान भाई बहुत उत्सुकता से इसको पूछते हैं कि प्राकृतिक खेती जो चल रही है इसका कारण क्या है सर, ये क्यों अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है? किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड की चर्चा किया या मिट्टी परीक्षण की बात हमने किया, क्यों करते हैं इसका एक ही कारण हो गया है कि हमारे किसान भाइयों का अभी जो असंतुलन बना रखे हैं, जैसे कि हमारे पोषक तत्वों की 17 पोषक तत्व जरूरत है और हमारा किसान भाई 3-4 पोषक तत्वों को डाल रहा है, इससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और स्वास्थ्य खराब होने से किसान तो हमारा जैविक रासायनिक खादों को डाल के उत्पादन तो ले रहा, लेकिन उसमें आपने देखा हमारा किसान भाइयों
कि आपका ही आता है। हम कई किसानों से जब चर्चा करते कहते हैं हमारी मिट्टी की हार्ड हो रही है, उत्पादन घट रहा है और उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, ढेर सारी बीमारियां लग, इस तरह के कुछ किसानों की भी समस्या आने लगी है। तो हमारा देखिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार जो हमारे इस तरह की एक मुहिम जो अपना मतलब एक तरह के नेशनल इशू जो इसको बना के रखे, मतलब प्रोग्राम बनाया गया कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को हमारे किसानों की तरफ मुड़ना पड़ेगा और जो पुरानी पद्धतियों में हमारा किसान भाई गोबर खाद, गोमूत्र या खादों को डालकर खेती करता था, उन किसानों को थोड़ा बहुत एरिया अपना इसकी तरफ मोड़ना पड़ेगा और किसानों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये जो हमारी पुरानी पद्धति है, इन पद्धति में हम जो उत्पादन भी लेते थे और उसका भोजन भी अच्छा होता था, ये जानकारी हम लोगों को किसानों को देना पड़ेगा और किसान इसको अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल अपनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी पर्यावरण भी चल रहा है, हमारी मिट्टी की जो अभी हालत है, उस हिसाब से हमें इन खेतियों की तरफ मुड़ना पड़ेगा। सर, आपने जिक्र किया प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। अब इसमें बहुत सारे किसान भाई जो है अभी कंफ्यूज हैं कि भाई ये दो नाम हम ले रहे हैं, दोनों में गोबर का इस्तेमाल होता है, दोनों में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अंतर क्या है आपके हिसाब से इसमें? देखिए किसान भाइयों, आप जैविक खेती तो सभी जानते हैं कि आप जैविक खेती में जो भी वर्मी कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट होता है या देसी खाद होती है या हरी खाद होती है, इन चीज़ों को डाल करके पोषण प्रबंधन करते हैं जैविक, जिसमें आपका लागत भी लगता है। लेकिन प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसको प्रकृति अनुकूल खेती बोलते हैं। इसमें प्रकृति में उपलब्ध संसाधन जैसे गाय, देसी गाय है, उसके गोमूत्र हैं, गोबर है, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग प्राकृतिक खेती के पहला तो ये अंतर है। तो कहने का मतलब आपको अलग से खाद प्राकृतिक खेती में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जैविक खेती में आपको बायो फर्टिलाइज़र अलग से खरीदना पड़ता है, इसमें कोई बायो फर्टिलाइज़र अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक खेती में आपका इसमें यूज किया जाता है बीजामृत होता है, जीवामृत होता है, घन जीवामृत होता है, इन्हीं चीज़ों को प्रयोग करके जो कि गाय के गोबर और गोमूत्र से बनता है, इन्हीं चीज़ों को डाल करके हम पोषण प्रबंधन और बायो फर्टिलाइज़र का जो भी काम होता है किया जाता है। एक बात किसान भाई ध्यान रखिए कि हम लोग जो फसल अवशेष को जला रहे हैं या फेंक रहे हैं, प्राकृतिक खेती में उन फसल अवशेषों को मल्च के रूप में फसल के ऊपर डाला जाता है, जिसका एक ही मकसद होता है कि हम लोग जो उसकी नमी को बनाए रखना। दूसरा जो खरपतवार का आप किसान भाई हमारा बोलता है कि समस्या होती है, मल्चिंग से हमारा खरपतवार भी कम हो जाता है और वो हमारा मल्च जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के उसी फसल अवशेष मतलब मिट्टी में मिल जाता है, जो पोषण प्रबंधन का भी काम करता है। तो ये जैविक खेती नेचुरल खेती में अंतर है। जबकि जैविक खेती में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फसल अवशेष है उसको कंपोस्ट बनाया जाता है, मतलब चाहे वर्मी कंपोस्ट कहें या कंपोस्ट कहें, नाडेप कंपोस्ट, इन चीज़ों को बनाए। तो ये दोनों में अंतर है। किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि अगर कोई करना है तो आप नज़दीकी किस विज्ञान केंद्र से या और भी जो हमारे किस विभाग के होते हैं उनसे आप जानकारी ले करके, या किसी को डाउट हो तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में इस तरह का शोध कार्य हो रहा है, वो कभी भी आके भ्रमण भी कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे रहता है कि हम लोग प्राकृतिक खेती क्या है और जैविक खेती, उसकी जानकारी ले सकता है। बिल्कुल, तो इतने सारे आपको संसाधन बता दिए गए हैं कि आप कहाँ कहाँ जाके आप जानकारियाँ ले सकते हैं। सर ने आपको बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं, तो निश्चित रूप से अंतर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, प्राकृतिक खेती जो है बिल्कुल ज़ीरो बजट खेती हम उसे बोल सकते हैं, कोई भी लागत नहीं लगेगी। तो आज के युग में तो हमें बहुत रिक्वायरमेंट है, यानी कि आवश्यकता है ऐसी खेती की। सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब जैसे आपने इनके बारे में इतनी डीप में आपने जानकारी दी, क्या रासायनिक जो हमारे खाद हैं उनका विकल्प हम ले सकते हैं? देखिए, मैं किसान भाइयों आपको यही बताना चाहेंगे कि रासायनिक खाद में आप लोग जो है यूरिया, डीएपी, एसएसपी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के पीछे भागते हैं, उसका एक ही विकल्प है जो अभी हमारा जो अभी हम आपसे चर्चा किए, जैविक खेती की बात किए, प्राकृतिक खेती की बात किए, वो एक विकल्प के रूप में है। और हम किसान भाइयों से यहाँ पे बताना भी चाहेंगे, हम एक किसान भाइयों से कि आप
1 एकड़ 2 एकड़ में इस पद्धति को अपनाइए पूरी जानकारी के साथ, तो आपको ये मिलेगा कि आपके उत्पादन में भी कोई कमी नहीं होगी, साथ साथ आपकी लागत भी कम होगी और साथ साथ आपको एहसास हो जाएगा कि इन दोनों खेती करने में हमको क्या फ़ायदे हैं और आपके लागत से ही आपको फ़ायदे का कम जब होगा तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा और उत्पादन में भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग शोध कार्य में ये पा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे आपने उसका जवाब दिया है लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आप 1-2 एकड़ से शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या किसान भाई डरते हैं कि भाई एकदम से अगर हम किसान भाई जो हैं जैविक खेती में आ जाएंगे या फिर हम प्राकृतिक खेती में आ जाएंगे तो हमें उतना मुनाफा नहीं मिलेगा? तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब किसान भाई कितने से शुरुआत कर सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, आपको मैं बताऊं कि आप देखिए प्राकृतिक खेती कहने मतलब आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि एक देसी गाय जो है और आपके उसके गाय गोमूत्र और गोबर से आप 10-15 एकड़ खेती कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा तरीका है उसी गोबर और उससे बनाए हुए तत्वों को या पदार्थों को ही हम प्रयोग करते हैं। जैविक खेती में हम आपको जो यही कह रहे हैं कि जो फसल उसे जला रहे हैं, फेंक रहे हैं या इनका योग नहीं कर रहे हैं, अगर उसी चीज़ को आप कंपोस्ट बना ले, वर्मी कंपोस्ट बना ले, उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो जो रासायनिक खाद पे निर्भरता है एक तो वो कम हो जाए। दूसरा किसान भाइयों, मान लो पहले साल आपको उत्पादन में चाहे प्राकृतिक खेती हो चाहे जैविक खेती हो, अगर किसी कारण से कम होता है तो आप दूर में सोचें कि आपकी अगर मिट्टी अच्छी हो रही है, आपका उत्पाद अच्छा हो रहा है और आप उस उत्पाद को खा रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, तो हमारी विचार से अगर उत्पादन में रसायन की अपेक्षा थोड़ा बहुत कमी होती है, 3 चीज़ों को अगर आप अपने अंदर बैठाएंगे कि हमको इसमें हर तरह से फ़ायदा है, तो कमी आपको महसूस नहीं होगी। बिल्कुल कमी आपको महसूस नहीं होगी। निश्चित रूप से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर जानने को मिली हैं। अंतर के अलावा हम कितने से शुरुआत कर सकते हैं ये भी हमने जाना। सर चलते चलते और क्या प्रमुख बातों जो हैं आप किसान भाइयों को देना चाहेंगे सर? मैं किसान भाइयों आपसे यही बताना चाहेंगे कि आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं और मिट्टी परीक्षण कराने के बाद अगर सॉइल हेल्थ कार्ड हो तो उसको ज़रूर बनवाएं। और साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो हमारा नेचुरल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का एक विकल्प के रूप में खेती का हमारा निकला हुआ है या पहले लोग करते थे, अगर इन तरीकों को अपनाएंगे तो मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूँ कि आपकी मिट्टी भी स्वस्थ होगी और उत्पाद भी अच्छा होगा और आपकी लागत भी कम होगी। जिसको प्राकृतिक खेती में हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि 0 बजट, क्या उसको कम लागत की तकनीक बोल रहे हैं, आपकी लागत भी कम होगी और आपका फ़ायदा भी अच्छा होगा। तो मैं यही बार बार आपको कहना चाहेंगे कि आप प्राकृतिक खेती हो या जैविक खेती, आप थोड़े से ज़रूर शुरुआत करें और उसके अनुभव को लें, जिससे आपको एहसास होगा कि हमारी दोनों खेती की पद्धति हमारे स्वास्थ्य के लिए या मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमने जानी। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको जानकारियां पसंद आई होंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे किसान भाइयों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दी गई आज्ञा। नमस्कार।